हेलो जी, नमस्कार। मैं दीपा चौधरी एक बार फिर से आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटेटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य की इस प्रतिज्ञा सीरीज के अंतर्गत आज हमारा क्लास नंबर 13 होगा। इस क्लास के अंतर्गत हम पूरे 50 क्वेश्चंस करते हैं और ये 50 क्वेश्चन जहाँ पर भी आपका साहित्य, काव्यशास्त्र, व्याकरण और भाषा विज्ञान पूछा जाता है, काम करने वाला है। यूपी टीजीटी पीजीटी में ये आपको हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। EMRS, KVS, NVS, DSSS, TGT, PGT में। और आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा DSSS, TGT, PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज को करना चाहता है, जिसमें कि मैं करा चुकी हूं कंप्लीट प्रतिज्ञा सीरीज को कराने से पहले आपको 2021 के मैंने 11 सेट इसमें कराए हैं, TGT और PGT बोथ। 18 की अगर बात करते हैं तो 18 में भी हमने 11 सेट कंप्लीट किए हैं। अगर बात करते हैं हम 15 की, टायर 1 टायर 2 दोनों पेपर यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। बात अगर 14 की आती है तो यहाँ पर भी टायर 1 और टायर 2 दोनों ही पेपर कंप्लीट हुए हैं। और इस प्रतिज्ञा से सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले ये जो पेपर हमने किए थे, इनमें लगभग हमने 3900 क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया था। तो आप जाइए, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है DSSS, TGT, PGT प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से, वहाँ आपको सीक्वेंस में सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और देखिएगा क्वेश्चन नंबर 51। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सोना का बताना है हमें कौन सा पर्यायवाची शब्द यहाँ पर नहीं होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसमें जो मैं होता है, मैं, ये सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। मैं सोने का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। और कुछ शब्द और उनके पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए हैं, तो देख लीजिए। सोने के कौन कौन से होते हैं? स्वर्ण होता है, सुवर्ण भी इसको बोलते हैं, स्वर्ण बोलते हैं। और कंचन, हाटक, कनक, आपका हिरण्य, हेम, जातरू, कुंदन। मछली की अगर बात करें तो मत्स्य, झक, मीन, जल जीवन और सफारी। स्त्री की बात करते हैं नारी, वनिता, महिला, कांता, रमणी आदि। और अगर चोर की बात करते हैं तो चोर के पर्यायवाची शब्द होते हैं तस्कर, दास्यु, रजनीचर, मोशक, कुलिब और खनक तथा साहसिक। आगे देखते हैं कुबेर। कुबेर के देखते हैं पर्यायवाची शब्द किन्रेस होता है और यक्षराज होता है, धनद होता है, धनाधीय होता है और राजराज होता है। क्वेश्चन नंबर 52 को देखिए। और नीचे इसमें क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। स्वर्गारोहण का हमें बताना है संधि विच्छेद वाला सही विकल्प होता है स्वर्ग धन आरोहण। स्वर्गारोहण का क्या होता है? स्वर्ग धन आरोहण। यहाँ देख लीजिए। और ये आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है। स्वर्गारोहण अंक है सवर्णे दीर्घ। ये दीर्घ स्वर संधि जो होती है, इसका सूत्र होता है अंकः सवर्णे दीर्घ। जब समान अंकों का प्लस किया जाता है, समान अंकों को जोड़ दिया जाता है, तो वे आपस में जुड़कर दीर्घ वर्ण को बना देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ देखिएगा, यदि प्रथम शब्द के अंत में हर्ष स्वर अथवा दीर्घ स्वर ए, ई, उ और री में से कोई भी एक वर्ण हो और द्वितीय स्वर के आदि में यानी कि प्रारंभ में ही उस शब्द के समान ही वर्ण हो, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे कि गिरिधन इंद्र का होता है गिरीन्द्र, ई धन ई क्या मिला, यहाँ पर बड़ी बन जाता है। रामधन आधार का होता है रामाधार, अधन आ को मिलाकर बनता है दीर्घ आ। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। और विलोम शब्द किसका बताना है? अपकीर्ति का बताना है विलोम शब्द। अपकीर्ति का जो विलोम शब्द होता है वो सुकीर्ति होता है। राइट आंसर यहाँ सुकीर्ति होगा। अपकीर्ति का यश का अपयश होता है और यश का क्या होगा? अपयश हो जाएगा। और अपच्य का उपाच्य होता है। अब आगे एक पंक्ति दी गई है, इसको भी देख लीजिए। इसमें हमें क्या बताना है? अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है। या अनुरागी चित्त की गति समुझई नाही कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अलंकार हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार। राइट आंसर कौन सा होगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए, जहाँ पर विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो जाए, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे ध्यान से देखिएगा, जैसे भर लाऊं सीपी सागर में, भर लाऊं सीपी सागर में, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या। महादेवी वर्मा की ये पंक्ति है। और सीपी में भला सागर कैसे भरा जा सकता है, अतः यहाँ विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। नेपाल शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नेपाल शब्द में प्रत्यय बताना है कौन सा प्रत्यय है। और नेपाली में आली प्रत्यय है और या ई प्रत्यय है या फिर आपका ली प्रत्यय है या ई प्रत्यय है। तो आपको ये बताना है नेपाली में कौन सा प्रत्यय है।
नेपाली में होता है ई प्रत्यय। राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ई प्रत्यय हो जाएगा। देखिए, शब्द के बाद जो अक्षर समूह या अक्षर लगाया जाता है उसको हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द जो है वो दो शब्द से मिलकर बना, प्रत्यय दो शब्द से मिलकर बनता है, प्रति, धन और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में, पर, बाद में। प्रति का अर्थ क्या होता है? साथ में, पर, बाद में। अय का मतलब होता है चलने वाला। अय का मतलब क्या होगा यहाँ? चलने वाला। और मूलतः प्रत्यय दो प्रकार के हैं, जैसे कि कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वो होते हैं जो धातु के अंत में लगते हैं, उन्हीं को कृत प्रत्यय कहा जाता है। तदित प्रत्यय की अगर बात करते हैं तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को तदित प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, नीचे दिए गए वाक्य के सही वाक्य भेद को पहचानिए। राम पढ़ रहा था परंतु रमेश सो रहा था। तो दो अलग अलग वाक्य है और किसके साथ में जुड़े हैं? एक योजक शब्द के साथ में जुड़े हैं। तो राइट जो आंसर बन जाएगा यहाँ पर संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों के द्वारा होता है, यानी कि या तो आपको साधारण वाक्य लिखा दिखेगा या फिर आपको मिश्र वाक्य लिखा दिखेगा। दो वाक्य होंगे, दोनों अलग अलग वाक्य होंगे और किसके साथ में जुड़े होंगे? एक योजक शब्द के साथ में जुड़े होते हैं, संयोजक शब्द के साथ में जुड़े होते हैं, उसी को संयुक्त वाक्य कहते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन प्रकार होते हैं, सरल या फिर साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का एकार्थी शब्द है, जिसकी आशा ना की गई हो। जिसकी आशा ना की गई हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं, उसको हम अप्रत्याशित बोलते हैं। उसको अप्रत्याशित बोलते हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो शब्द का एकार्थी शब्द अप्रत्याशित होगा। वह जो देखा ना जा सके उसको अगोचर कहते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे अतीन्द्रिय बोलते हैं। रूठे हुए को मनाना, इसको अनुन्य बोलते हैं। रूठे हुए को मनाना। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का विकल्प सही विकल्प नहीं है। जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर राइट जो आंसर बनेगा वो बनेगा भ्राता। भाववाचक का ये नहीं है भ्राता। और बाकी आपके अध्यापन हुआ, डकैती हुआ, शत्रुता, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भ्राता भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। और जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या फिर वस्तु के गुण या धर्म, दशा, व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, समझ, चाल आदि। इस संज्ञा का अनुभव हमारी इंद्रियों के द्वारा होता है। प्राय इसका बहुवचन नहीं होता। अधिकतर क्या होता है? इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें नहीं में आंसर देना है। सही विकल्प यहाँ क्या नहीं होगा? देखो, रुलाई होता है, सामाजिकता होता है, अध्यापन भी होता है, लेकिन छोटा नहीं होता। छोटा भाववाचक संज्ञा का मतलब भाववाचक संज्ञा का विकल्प नहीं है। भाववाचक संज्ञा अगर छोटा से बनती तो क्या होती? छुटपन। जिस संज्ञा, ये फिर से वही डेफिनेशन आ गई, जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति, वस्तु या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम तथा अवयव में प्रत्यय लगाकर होता है। जैसे कि बूढ़ा में बुढ़ापा, बूढ़ा से क्या बना? बुढ़ापा। गर्म से गर्मी बन गया, घबराना से घबराहट बन जाता है, अपना से अपनाना हो जाता है, अपनापन हो जाता है, और दूर से दूरी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो उस विकल्प का हमें इसमें से चयन करना है जिसमें मिश्र वाक्य हो। मिश्र वाक्य को पहचानना है, यानी कि बात एक ही है, मिश्र वाक्य को आपको पहचानना है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका राइट होगा वो कौन सा राइट होगा? देखिए, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, सरल वाक्य है। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? आपसे प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा चला गया। ये चार ऑप्शन है, और लेकिन इसमें जो आपका सी ऑप्शन है ये आपका मिश्र वाक्य का है, क्योंकि उसने जो परीक्षा दी वह परीक्षा 10वीं की थी, ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, अब देखिएगा इसके विकल्प को देख लो। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी मिश्र वाक्य का सही विकल्प है। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त तो उसके अधीन कोई दूसरा उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। ये याद भी हो गए होंगे आपको। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं वाक्य के, जिनमें आपका विधिवाचक वाक्य, जिसमें कौन कौन से वाक्य होते हैं? विधिवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य तथा संकेतवाचक वाक्य होता है।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा जाता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। सही अर्थ बताना है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो यहाँ पर हमें सही अर्थ बताना है। सही अर्थ हो जाता है हमारा 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए। मूर्ख को गुण की परख ना होना, मूर्ख को गुण की परख ना होना, ये हो जाता है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का अर्थ। तो देखिए यहाँ पर बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति का सही अर्थ है मूर्ख को गुणों की परख नहीं होती। मूर्ख को क्या नहीं होती? गुणों की परख नहीं होती। ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए मुहावरा कहलाता है। और मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। मुहावरा किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। यहाँ पर कुछ मुहावरे और दिए गए हैं, तो उनको भी देख लीजिए। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, कुछ प्रचलित मुहावरे हैं, तो ये पूछे भी जाते हैं। अकल पर पत्थर पड़ना ध्यान रखेंगे, बुद्धि भ्रष्ट होना, टेढ़ी उंगली से घी निकालना, बलपूर्वक काम निकालना, 8 आंसू रोना, बुरी तरह पछताना, घड़ों पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित हो जाना, कलम तोड़ना, बढ़िया लिखना और तिल का ताड़ करना। तिल का ताड़ करने का मतलब होता है छोटी सी बात को बढ़ावा देना। देखिए आज मुझे लग रहा है कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो कल साहित्य के बहुत ज़्यादा थे, तो इस बात में आप ज़रा भी ये नहीं करेंगे कि भाई आज हमारे ये कम, लेकिन इस सीरीज़ के अंतर्गत आपको कॉमन क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, कभी साहित्य पूछा जाएगा, कभी आपसे काव्य शास्त्र, कभी आपसे भाषा विज्ञान और कभी आपसे साहित्य, काफ़ी सारे क्वेश्चन, व्याकरण, तो ये कॉमन चलते रहेंगे क्वेश्चन। और चैनल को अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह की क्लासेज आपको लगातार मिलती रहें। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 62, पूरे 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। चिर जीवो चोरी जुरे, क्यों ना स्नेह गंभीर, क्यों घाटी को घाटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। निम्न पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? शब्द शक्ति हमें बताना है कि इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, और यहाँ राइट आंसर आपका हो जाता है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है, देखिए चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घाटी ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर। इस पंक्ति में व्यंजना शब्द शक्ति है, और शब्द या फिर शब्द समूह जो अर्थ छिपा होता है, इन शब्द में या फिर शब्द समूह में जो भी अर्थ छिप जाता है, छिपा होता है, उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम ही शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, और तीसरे नंबर पर आती है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए व्यंजना जो शब्द शक्ति है वो कैसी शब्द शक्ति होती है, उसकी क्या पहचान है, तो इसको जरूर देखिएगा। जिसके द्वारा शब्द के जिस व्यापार से मुख्य या फिर लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो, यानी कि ना ही तो व्यंजना शब्द शक्ति वह शब्द शक्ति होती है जिसके शब्दों से ना ही तो मुख्य अर्थ की प्रतीति होती है और ना ही कोई लक्ष्यार्थ की प्रतीति होती है, उनसे भिन्न कोई अर्थ निकलता है, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। मुहावरा क्या है? अपनी ढपली आप बजाना, अपनी ढपली आप बजाना, इसका अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ है। राइट आंसर आपका बनता है यहाँ पर अपने मन की करना। अपनी ढपली आप बजाना, अपने मन की करना, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। अपनी ढपली आप बजाना मुहावरे का अर्थ अपने मन की करना है, और मुहावरा शब्द मुख्यतः अरबी भाषा का शब्द है, तो ध्यान रखेंगे इसको किस भाषा से लिया गया है, अरबी से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अभ्यास करना। अभ्यास करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है, और मुहावरा शब्द उर्दू में मुहाविर तथा हिंदी में मुहावरा बनकर प्रयुक्त होता है। हिंदी में प्रचलित मुहावरा बाछे खिलना, बाछे खिलना का मतलब क्या होता है? अत्यंत प्रसन्न होना। श्रद्ध हो जाना, श्रद्ध हो जाने का मतलब होता है श्रद्ध हो जाना यानी कि डरना और मरना। कान देना, कान देने का मतलब होता है ध्यान से सुनना। बात तक ना पूछना, बात तक ना पूछना, इसका मतलब होता है आदर ना करना, आदर ना करना। और नंबर 5 पर गर्दन पर वार होना, गर्दन पर वार होने का मतलब होता है पीछा ना छोड़ना, पीछा ना छोड़ना। अब क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। आग पर लौटना, आग पर लौटने का सही अर्थ क्या होता है? आग पर लौटने का 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप भी बता सकते हैं, और ये जरूर बताया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्लास आपको कैसी लगी है ये जरूर बताते रहिए। देखिए आग पर लौटने का मतलब होता है ईर्ष्या से जलना, ईर्ष्या से जलना। जब कोई आग पर लौटता है तो इसका मतलब क्या है? ईर्ष्या से जलना। ये आपका राइट आंसर बन जाता है। बाकी के आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, देखिएगा।
आग पर लौटना मुहावरे का सही अर्थ है ईर्ष्या से जलना। और हिंदी में प्रचलित कुछ और मुहावरे कुछ आपको अभी पढ़े हैं आपने, कुछ और देख लीजिए। यहाँ पर आपको कौन कौन से दिए गए हैं। बात की बात में अतिशीघ्र, इसका मतलब होता है। और सिर चढ़ने का मतलब होता है अयोग्य व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देकर अपने ऊपर मुसीबत मोल लेना। सिर चढ़ाने का मतलब होता है जो अयोग्य व्यक्ति होता है उसको हम अत्यधिक महत्व देते हैं और उससे क्या होता है अपने ऊपर मुसीबत को मोल ले लेते हैं। जब योग्य ही नहीं होगा तो कोई काम थोड़ी अच्छा करेगा। दांत काटी रोटी होना, दांत काटी रोटी का मतलब होता है गहरी दोस्ती होना, ठीक है, पता ही नहीं चलता किसकी सुबह किसके यहाँ पर हो रही है, तो बहुत गहरी मित्रता होना, ठीक है। बैठकर लोग ये भी भूल जाए कि उनको घर जाना है, तो इस तरह की चीज़ें होती है। सिर भारी होना, सिर में दर्द होना। रंग जमाना, धाक जमाना, रंग जमाने का मतलब होता है धाक जमाना। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जिसमें उचित स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। उचित स्थान पर किसका अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, तो उसको हमें चुनना है, ठीक है, बता देते हैं। तो यहाँ आपका राइट आंसर बनता है आपका संयुक्त, ठीक है, क्योंकि संयुक्त में ही अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। अनुस्वार क्या होता है, ये जो छोटी बिंदी दिखाई दे रही है ना आपको, इसको बोलते हैं अनुस्वार। ये होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, यह है स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे कि अंगूर, अंगद और कणक, तो इनको ध्यान में रखेंगे, इसका नाम अनुस्वार होता है। यहाँ देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागणी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है आपको। इस करुणा कलित हृदय में, करुणा कलित, ठीक है, तो क वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा आपका अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखिएगा ध्यान से आगे, इस करुणा कलित हृदय में एक विकल रागिणी बजती, इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार जहाँ वर्णों की आवर्ती होती है बार बार, उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अनुप्रास अलंकार के कई प्रकार होते हैं, तो इनको देखिएगा। नंबर 1 पर आता है आपका छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास में जहाँ स्वरूप और कर्म से अनेक व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो, जैसे बंदाओ गुरुपद पद पदम पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, इस तरीके से। तो यहाँ आपको लास्ट में अगर आप देखते हैं तो भी सेम वर्ण है, ठीक है, और यहाँ सवर्ण की आवर्ती बार बार हो रही है, तो इस तरीके से आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और जहाँ स्वरूप तथा क्रम से अनेक व्यंजनों की आवर्ती एक ही बार होती है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, रागा। रागा यहाँ पर है, छेकानुप्रास में आ जाता है। वृत्त्यानुप्रास की अगर बात करते हैं, जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास होता है, जैसे रघुनंदन, आनंद, कंद, कौशल, चंद, दशरथ, नदनम, तो इस तरीके से आपको वृत्त्यानुप्रास देखने को मिला है। लटानुप्रास को देखिए, लाटानुप्रास बोलते हैं इसको, जब ऐसे शब्द या वाक्य दोबारा आते हैं, कैसे, जिनका सामान्य अर्थ तो एक ही होता है किंतु अनुव्यय करने पर पूरी उक्ति का अर्थ बदल जाता है। अगर उसको ध्यान से देखें, ध्यान से सोचें समझें, तो पूरी की पूरी उक्ति जो बात कही गई है उसका अर्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। देखिए, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, फर्क क्या है, आपके इस कोमे का है, ये आपको यहाँ पर नाव के बाद लगा है और यहाँ आपका ये ना के बाद लगा है। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं और उन्हीं विकल्पों में से हमें सही अर्थ को चयन करना है, सही विकल्प का चयन करना है। जो लोकोक्ति दी गई है, लोकोक्ति में देखिएगा, लोकोक्ति क्या है, अब की अब और जब की जब के साथ, अब की अब, जब की जब के साथ, इसका क्या मतलब होता है, अब की अब और जब की जब के साथ, इसका मतलब होता है सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। अब की अब चिंता करो और जब आगे कुछ होगा तो तब की तब चिंता करेंगे, ठीक है, तो हमेशा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। इसको देख लीजिए, अब की अब और जब की जब लोकोक्ति का अर्थ होता है सदा वर्तमान की ही चिंता करनी चाहिए। लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी या फिर घटना होती है, उसे निकली बात बाद में लोगों की जुबान पर जब चल निकलती है, तब उसी को हम लोकोक्ति कहते हैं। तथा यथा में देखिएगा आप क्या क्या दिया गया है आपको, आँख के अंधे और गांठ के पूरे, मूर्ख परंतु धनवान, इसका अर्थ होता है घर का जोगी और जोगड़ा, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, निकट का गुणी व्यक्ति,
कम सम्मान पाता है पर दूर का ज़्यादा पाता है। अपने निकट आसपास जो भी कोई गुणी व्यक्ति होगा, यानी कि अगर आपका कोई इंटेलिजेंट भी होगा, कोई बुद्धिमान होगा या किसी कौशल में कोई निपुण होगा, तो उस व्यक्ति को हम सम्मान कम देते हैं, परंतु अगर वही काम कोई दूर का व्यक्ति करता है तो उसको ज़्यादा सम्मान देते हैं। चिराग तले अंधेरी का मतलब होता है अपनी बुराई नहीं दिखती, अपनी कमियां हमें नहीं दिखती हैं। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका मतलब क्या होता है? मूल कारण को रफा दफा करें तो झगड़ा फसाद ही नहीं हो। ठीक है, अगर मूल कारण को ही आप जान लोगे तो इतना झगड़ा नहीं होगा। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। यहाँ पर भी लोकोक्ति दी गई है, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना। अपना दीदा, दीदा किसको बोलते हैं? आँख को बोलते हैं। ठीक है, अंधों के आगे रोना और अपना दीदा खोना, इसका मतलब होता है कि मूर्खों को सदुपदेश देने की अच्छी बात बताना व्यर्थ है। मूर्खों को अगर आप कितनी भी अच्छी बात बता लो, कितनी भी अच्छी अच्छी उपदेश दे लो उनको, वहाँ सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं। आगे कुछ और लोकोक्तियाँ हैं तो इनका भी अर्थ देख लीजिए। न सावन सूखा न भादो हरा, सदैव एक जैसा बना रहना। इसका अर्थ होता है सदैव एक जैसा बना रहना। और फसल पड़े नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग थोड़े समय का साथ। फिसल पड़े तो हर गंगा, फिसल पड़े तो हर गंगा, मजबूरी से विवश होकर काम करना। बंदर के गले में मोतियों की माला, इसका मतलब होता है निर्गुणी के पास में गुणवान का होना। क्वेश्चन नंबर 69 को भी देखो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प हैं और उन विकल्पों में से आपको चयन करना है जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ हो। तो इनमें आपको अर्थ दिया गया है, इस मुहावरे का सही वाला आपको बताना है। उड़ती चिड़िया को पहचानना। उड़ती चिड़िया को पहचानने का मतलब होता है मन की या फिर रहस्य की बात तुरंत जानना। मन की बात या फिर रहस्य की बात को तुरंत जानना राइट हो जाता है। आगे देखिए, कुछ और मुहावरे हैं तो इनका अर्थ भी जान लीजिए। आज काफ़ी सारे मुहावरे और लोकोक्ति से क्वेश्चन हो चुके हैं। आँखों में सरसों का फूलना। आँखों में सरसों का फूलना, इसका मतलब होता है नशे में होना, विवेक ना होना। अंग गिरना, मतलब कि उत्साह ना दिखना। ऊंचा सुनना, ऊंचा सुनने का मतलब होता है कम सुनना। जिसको कम सुनाई आता है तो उसको बोलते हैं हम ऊंचा सुनना। अच्छा, एक अनार 100 बीमार, आवश्यकता से अधिक मांग होना। ठीक है, आपके पास चीज़ें कम हैं लेकिन उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 70 को देखो। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ हो। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। और इसके विकल्प को देखिए, ये रहे आपके सामने। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब होता है बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है। बड़े काम के लिए क्या होती है? एक सेकेंड। बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की आवश्यकता होती है, इसीलिए कहा जाता है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती। अगर आप सोचते हैं कि हम जो 1 घंटे की क्लास होती है हमारी, मुश्किल से 1 घंटे की होती है, आप 1 घंटा भी खुद के लिए नहीं निकाल पाओगे और सपने देखते हैं बड़े बड़े कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, तो ऐसे नहीं होता बेटा। ये लोकोक्ति सब पर डिपेंड करती है कि ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, ऐसा नहीं होता। उसके लिए खुद को मेहनत करनी होगी, कोई और नहीं आएगा करने, आप ही को करनी है, हर काम करना होगा। ठीक है, क्लास को ज़रूर देखा कीजिए। अभी मैं देख रही हूँ तो क्लास पर व्यूज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है और लाइक तो आप करते ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं होता, आपको करना पड़ेगा सब कुछ। आप क्लास को देखेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, तभी तो सब तक पहुँच पाएगी और तभी आप काम कर पाएंगे। चलिएगा, जब आप दूसरों को शेयर करेंगे तो हो सकता है वो भी कोई अच्छी चीज़ देख रहे हों और वो आपको शेयर करें, तो इससे आपका भी फ़ायदा होता है। चलिएगा, कुछ अन्य लोकोक्तियाँ हैं तो इनको भी देख लीजिए। किसी का घर जले कोई तापे खुश होना, किसी का घर जले कोई तापे, तो इसका क्या मतलब है? किसी का घर जले और कोई तापे, इसका मतलब होता है किसी के दुख में किसी का खुश होना। इसका क्या मतलब होता है? किसी के दुख में किसी का खुश होना। और खूंट के बल बछड़ा कूदे, खूंटे के बल, खूंट का मतलब क्या होता है? खूंटा जिस पर बांधा जाता है पशु को, उसको बोलते हैं खूंटा। खूंट के बल बछड़ा कूदे, दूसरे के बल पर काम करना। ठीक है, गई मांगने पूत खो आई भरतार। गई मांगने पूत और खो आई भरतार, यानी कि थोड़े लाभ के चक्कर में अधिक नुकसान करना। गोद में लड़का शहर में ढिंडोरा, वस्तु पास में हो लेकिन उसकी तलाश दूर तक हो, इसका मतलब ये होता है। 71 नंबर क्वेश्चन को देखो। उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। पंक्ति में आपको रस बताना है।
कौन सा रस है। और आप जो पंक्तियाँ ये पढ़ी हैं इनको पढ़ते ही समझ गए होंगे कि इनमें कौन सा रस है। भयानक रस है, इनमें भयानक रस के भाव आ रहे हैं कि उधर गरजती सिंधु लहरियाँ गरज रही हैं, सिंधु से लहर, ठीक है। और कुटिल काल के जालों सी चलती आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी, ठीक है। तो भयानक रस की उत्पत्ति हो रही है ना, भय लग रहा है सुन के। यहाँ पर देखिए किसी भयानक रस क्या होता है, पहले इसको देख लो। किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वता व्यवस्था, जो परिपक्व अवस्था होती है, अवस्था जो होती है परिपक्व अवस्था, उसी को हम भयानक रस कहते हैं। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र क्या है, एक ग्रंथ है, और इसमें इन्होंने 8 रस माने हैं, ठीक है। कौन कौन से माने, विभाव, अनुभाव, इन्होंने कि ये देख लीजिए, इसको जरूर याद रखो। इन्होंने एक इसकी डेफिनेशन दी थी, ये पंक्ति कही थी, तो इसको ध्यान रखना। किसकी पंक्ति है, भरत मुनि जी की। विभाव, अनुभाव, व्याभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति। भरत मुनि ने 8 रस माने हैं। शांत रस 9वां रस है, और 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस है, ठीक है। 9वें रस के रूप में आता है शांत रस, और 10वें रस के रूप में आता है वात्सल्य रस। 72 नंबर क्वेश्चन, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं, तुम ही उचित तप मो कहु भोगू, मो कह भोगू में कौन सी शब्द शक्ति है, शब्द शक्ति बताना है आपको। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, आर्थी व्यंजना, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, आर्थी व्यंजना है। पंक्ति में आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है, और व्यंजना शब्द शक्ति के 2 भेद हैं। शाब्दी व्यंजना, जहाँ व्यंजना शब्द विशेष के कारण उत्पन्न होती है, वहाँ शाब्दी व्यंजना होती है, और यह 2 प्रकार की होती है। एक होती है अभिधा मूलक शाब्दी व्यंजना, और दूसरी होती है लक्षणा मूलक शाब्दी व्यंजना। आर्थी व्यंजना क्या होती है, जहाँ व्यंजना विशेष शब्द विशेष पर आधारित न होकर अर्थ पर आधारित होती है, वहाँ पर आर्थी व्यंजना होती है। आगे चलें। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न प्रश्न में विकल्प 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरों का सही अर्थ हो। अंजर पंजर ढीला होना, अंजर पंजर ढीला होने का मतलब क्या होता है, शरीर शिथिल होना या बहुत थक जाना। क्या होता है अंजर पंजर ढीला होना, यही तो होता है, शरीर शिथिल होना या फिर बहुत ज़्यादा थक जाना, ये होता है। अन्य मुहावरे हैं यहाँ पर, इनको देखिएगा, कुछ और दिए गए हैं। आज काफ़ी सारे पढ़ लिए मुहावरे। अगर मगर करने का मतलब होता है तर्क करना या फिर टाल मटोल करना किसी भी बात को लेकर। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका मतलब होता है अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना। अंतिम घड़ी होना यानी कि मौत निकट होना, इसको बोलते हैं अंतिम घड़ी होना। 74 नंबर क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है। आर्टिकल 343 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 343 के तहत किया गया है हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित। और संविधान ने लंबी चर्चा के बाद में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया है। संविधान में अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताज़ा रखने के लिए 14 सितंबर का दिन प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन को देखो, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी तथा फारसी से अधिक जनमानस के निकट है। किस भाषाविद का ये कथन है, ये कथन बताना है किस विद्वान का है। ये कथन कहा था फैलन ने, फैलन का ये कथन है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पर देख लीजिए इसकी व्याख्या को, हिंदी इसी मिट्टी की बोली है और अरबी या फारसी से अधिक जनमानस के निकट है, यह मत भाषाविद फैलन का है। ग्रियर्सन के अनुसार यही हिंदी एक भाषा है जिसमें 2 विभिन्न प्रांतों के लोग आपस में बातचीत कर सकते हैं और यह भारत में सर्वत्र समझी जाती है। भारत में हर जगह इसको समझा जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन, 1901 यानी कि 1901 की बात हो रही है। 1901 की जनगणना के रिपोर्ट के अनुसार हिंदी के पास में क्या था, एक शब्दकोश और एक अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी प्रकार कम नहीं है। हिंदी के पास में ऐसा शब्दकोश और ऐसी अभिव्यक्ति की ऐसी सामर्थ्य है जो अंग्रेजी से किसी भी प्रकार से कम नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 76 नंबर क्वेश्चन, मुख्य अर्थ में भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं। उससे संबद्ध अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं।
तो देखिए मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे संबद्ध अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द या समूह, शब्द समूह जो कि अर्थ छिपा होता है, जो समूह में जो अर्थ छिपा होता है उसे प्रकाशित करने वाली शक्ति का नाम शब्द शक्ति है। शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। वाच्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति को अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। अगर लक्ष्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति है तो उसको लक्षणा शब्द शक्ति बोलते हैं, और व्यंग्यार्थ पर आधारित शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति शब्दों के मुख्य अर्थ को बाधित कर परंपरा या फिर लक्षणों के आधार पर अन्य अर्थ को ग्रहण किया जाता है, उसे हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो 77 नंबर क्वेश्चन को, कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए अंग्रेजी शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द लिखिए। आपको इसका हिंदी परिभाषिक शब्द बताना है, क्या होगा? तो मेमोरेंडम का हमें बताना है क्या होता है। हिंदी अर्थ होता है इसका ज्ञापन। क्या होगा? ज्ञापन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, कुछ और आपको यहाँ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि आपका प्रशासन हो गया, प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं, और प्रबंधक है तो इसको मैनेजर बोल देंगे। प्रबंधक को क्या बोलते हैं? मैनेजर बोल देंगे। और आयोग की अगर बात करें तो कमीशंस होता है। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ हो। सही अर्थ बताना है। और लोकोक्ति क्या है हमारे पास? आग लगनते झोपड़ा जो निकला सो लाभ। आग लगनते झोपड़ा जो निकला सो लाभ, यानी कि नुकसान होते होते जो कुछ बच जाए वही बहुत है। जब अगर नुकसान आपका हो रहा है तो उसमें आप जितना बचा ले वही काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 को देख लीजिए, या पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या में वैसे ऐसा कुछ है नहीं, 1-2 और आपके पास यही है लोकोक्ति, तो इनको भी देख लीजिए। बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करना। बहुत बढ़ बढ़ कर बातें करना, इसका मतलब होता है इतनी सी जान गज भर की जुबान। और दूसरा दिया है इन्होंने, औद्योगिक को ही धन मिलता है। इसका मतलब है उद्योगिन प्रसु सिहिनुपतई लक्ष्मी। और लेने के देने होना, लाभ के बदले हानि होना, ये इसका मतलब होता है। आगे चलें तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और आगे जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये रहा 79 नंबर। पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपटे थे घन जैसे बाल। पड़ी थी बिजली सी विकराल और लपटे थे घन जैसे बाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार यहाँ पर हमें बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो राइट आंसर आपका बन जाता है उपमा अलंकार। राइट आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। उपमे का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए। उपमान का मतलब है जिससे उपमा दी जाए। उपमान ये आपने देख लिया कि जिससे उपमा दी जाए। और अगर वाचक शब्द की बात करते हैं तो जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए इसको बोलते हैं समान धर्म। की अगर बात करें, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए, तो वहाँ होता है समान धर्म। ठीक है। अगर बात करते हैं रूपक अलंकार की, जहाँ उपमे में उपमान के रूप में दिखाया जाता है, जहाँ उपमे को उपमान के रूप में दिखाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसका उदाहरण है उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसित संत सरोजवन, हर्षे लोचन भृंग। ये इसका होता है रूपक अलंकार का उदाहरण। और विपसा अलंकार की अगर बात करें, जहाँ आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किसी शब्द की आवर्ती होती है, वहाँ पर विपसा अलंकार होता है। जैसे कि कतार दिठी करी 24 हेरी हेरी। तो इसमें क्या हुआ आपका? विपसा अलंकार यहाँ पर है। संदेह अलंकार की अगर बात करें, जहाँ किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे और निश्चय ना हो, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है या नारी ही की सारी है आपका। तो यहाँ क्या होगा? संदेह अलंकार होता है। 80 नंबर क्वेश्चन को देखो, पूरे 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्लास को लाइक जरूर करना। 80 नंबर क्वेश्चन, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस
अनुसूची के द्वारा स्वीकार किया गया है। किस अनुसूची के द्वारा इसको स्वीकार किया गया है? तो 8वीं अनुसूची के द्वारा इसे स्वीकार किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत की भाषाओं से संबंधित और इस अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं। देखिएगा यहाँ पर इसको, ये मैं कई बार आपको बताया कि भारतीय जो संविधान है इसकी 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल संविधान के अंतर्गत इसमें 14 भाषाएं थी। कौन कौन सी भाषाएं हैं वो आप देख लीजिए। 22 भाषाओं में कौन कौन सी भाषा आती है तो इनको देख लीजिए। कश्मीरी आती है, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगला, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली। किस संविधान संशोधन के द्वारा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई वो बताया है। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी जोड़ी गई है वो भी आपको बताया है। और 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा अपने क्वेश्चन को यहाँ पर। अब आपके लिए एक पैराग्राफ है, ठीक है, और ये गद्यांश है तो इसको पढ़ना है। इससे संबंधित 5 क्वेश्चन होंगे, उनको करना है। फिर एक पद्यांश है आपके लिए, उसको भी पढ़ना है और उसको करना है। तो ये जरूरी है करना, क्योंकि DSSB की अगर बात करते हैं DSSB की, तो TGT और PGT दोनों में ही इस तरीके से पूछा जाता है। देखिएगा आप निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अपने आप से यह प्रश्न नहीं करता कि उसे क्या चाहिए। सामान्य रूप से वह जानता है कि उसे अच्छा काम धंधा चाहिए। सामान्य रूप से तो वह जानता है इस बात को कि उसे क्या चाहिए, अच्छा काम धंधा चाहिए, सुख, वैभव और विलास चाहिए। लेकिन यह सब ऊपर की बातें हैं। सब बातों के नीचे एक रहस्य और है। कौन सा रहस्य है इसको देखो। मनुष्य का परमात्मा से कटा होना, यह करना ही उसके सब दुखों का कारण है। और इसी दुख की पूर्ति के लिए कभी वह रिश्ते नाते जोड़ता है, कभी सांसारिक सफलता पाकर खुश होता है, लेकिन सफलता का सुख भी उसे पूरी संतुष्टि नहीं दे पाता। गौतम बुद्ध भी सांसारिक सुख पसंद नहीं कर पाए थे। तब उनके मन में प्रश्न उठा कि आखिर मुझे संतोष कैसे मिलेगा, और इस प्रश्न का उत्तर उन्हें बड़ी साधना से मिला। गौतम बुद्ध परमात्मा को नहीं मानते थे। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि करुणा से मानव जीवन सुखी हो सकता है। करुणा से मानव जीवन सुखी हो सकता है। करुणा करने वाला अपने लिए नहीं, दीन दुखियों के लिए जीता है और इसी में उसे आनंद मिलता है। वास्तव में मानव का लक्ष्य यही आनंद पाना है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? यही आनंद पाना है कि जब वो किसी पर करुणा करता है और उसकी खुशी को देखकर ही वो खुश होता है, वही उस मनुष्य का वास्तविक आनंद है, ऐसा मानते थे। दिए गए अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो यहाँ आपको अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मानव जीवन का लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का वास्तविक कष्ट क्या है? मनुष्य जीवन का वास्तविक कष्ट क्या है? राइट आंसर क्या होगा? ईश्वर से अलगाव। और नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन, अनुच्छेद के अनुसार सामान्य तौर पर मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? अनुच्छेद के अनुसार, ये जो अनुच्छेद पढ़ा आपने अभी, गद्यांश पढ़ा है, इसके अनुसार मनुष्य सामान्य जीवन में क्या चाहता है? जीवन में मनुष्य सामान्य तौर पर चाहता क्या है? तो राइट आंसर यहाँ जो आपका होगा वो हो जाएगा अच्छा काम धंधा चाहता है, सुख वैभव चाहता है, यही तो चाहता है। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने मानव जीवन को सुखी बनाने का कौन सा उपाय खोजा? मनुष्य को सुखी बनाने का, मनुष्य जीवन को या मानव जीवन को सुखी बनाने का कौन सा उपाय खोजा है? राइट जो आंसर यहाँ पर होगा आपका ये हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन में। देखो राइट आंसर हो जाता है करुणा पाने के लिए कहा। उन्होंने करुणा अपनाने के लिए कहा है। अब करुणा को अपनाओ तो सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी देखो, ये फिर से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक क्वेश्चन करते ही एक काव्यांश आ जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा लक्ष्य का समानार्थी शब्द नहीं है? लक्ष्य का समानार्थी शब्द नहीं है तो राइट आंसर आपका अंतिम हो जाता है। अंतिम लक्ष्य का समानार्थी शब्द नहीं होता। उद्देश्य भी होता है, ध्येय होता है, प्रयोजन होता है। अब आपको इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इससे संबंधित प्रश्नों के लिए जो दिए गए बहुविकल्प हैं उनमें से सही विकल्प को चुनना है। तो देखिए, अचल खड़े रहते जो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हंसी जिनके यौवन के प्राणों में, वही पथ बांधा तो तोड़े बहते हैं, वही पथ बांधा तो तोड़े बहते हैं जैसे हो निर्झर। प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर, आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर है लहराई,
आज विगत युग के पतझर पर तुमको नव मधुमास खिलाना और नव युग के पृष्ठों पर तुमको नूतन इतिहास लिखाना। तुमको है नूतन इतिहास लिखाना। उठो राष्ट्र के नव यौवन तुम दिशा दिशा का सुन आमंत्रण। जुगो जागो देश के प्राण जगा दो नए प्रात का नया जागरण। आज विश्व को यह दिला दो हमें भी जागी तरुणाई और नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। क्वेश्चन नंबर 86 है कि उचित शीर्षक बताना है इस काव्यांश का। उचित शीर्षक क्या होगा? इसका उचित शीर्षक हो जाता है आपका नवयुवकों का आह्वान। नवयुवकों का आह्वान। मार्ग की रुकावटों को कौन तोड़ता है? मार्ग की रुकावटें जो होती हैं इनको कौन तोड़ता है? तो इनको एक वीर व्यक्ति ही तोड़ सकता है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सार्थक का विलोम शब्द है? सार्थक का विलोम शब्द बताना है और राइट आंसर हो जाता है विलोम शब्द में निरर्थक। सार्थक निरर्थक। किस देश के नवयुवकों का आह्वान किस देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? कवि सॉरी किस नहीं, कवि है। कवि किस देश के नवयुवकों का आह्वान क्यों कर रहा है? तो कवि क्यों कर रहा है? क्योंकि उसमें नए कार्यों को करने का उत्साह व क्षमता होती है। क्योंकि नवयुवकों के अंदर नए नए कार्यों को करने का उत्साह और क्षमता होती है, इसीलिए कवि नवयुवकों का आह्वान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 90, नवयुवक प्रगति के नाम को कैसे सार्थक करते हैं? नवयुवक प्रगति के नाम को दुर्गम रास्तों पर चलकर सार्थक करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से अधिगम वह विकास है जो आता है, जो आपको बताना है कहाँ से आता है और कैसे काम करता है। तो वो बताना है आपको। राइट आंसर जो यहाँ पर हो जाएगा अभ्यास और प्रयास से आता है। अधिगम वह विकास है जो अभ्यास और प्रयास से आता है। 92 नंबर क्वेश्चन, वह व्यक्ति जो जन्म से स्वर्ण दोष नहीं है लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पहले बाल्य अवस्था में ही स्वर्ण क्षमता को खो देता है। मतलब कि जन्म के साथ में तो उसमें सुनने की जो क्षमता थी वो थी, जन्म के साथ तो थी, लेकिन बाल्यपन में ही क्या होता है कि स्वर्ण दोष आ जाता है। और फिर क्या होता है उसके अंतर्गत आपको बताना है कि ये क्या, मतलब इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से राइट ऑप्शन आपका क्या है? पूर्वभाषी बधिरता है। इसको क्या बोलते हैं? जन्म से बधिर बोलेंगे या जन्म के बाद बधिरता बोलेंगे या जीवापश्च बधिरता बोलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका पूर्वभाषी बधिरता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वभाषी बधिरता। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, वह व्यक्ति जिसमें जन्म से स्वर्ण दोष नहीं है लेकिन ज्ञान प्राप्त करने से पहले बाल्यावस्था में ही वह स्वर्ण क्षमता को खो देता है, यह दोष पूर्वभाषी बधिरता के अंतर्गत आता है। पूर्वभाषी बधिरता उसे कहते हैं जब बालक बोलना सीखने से पहले बहरा हो जाए। 93 नंबर क्वेश्चन, किस रंग को पुल्लिंग माना जाता है? 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से बताना है आपको नीला, गुलाबी, धूसर या फिर लाल, किसको पुल्लिंग माना जाता है? राइट आंसर होता है नीला। नीले रंग को हम क्या मानते हैं? हम मानते हैं पुल्लिंग। नीले रंग को हम पुल्लिंग मानते हैं। देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन, वृद्धि किस को संदर्भित करता है? वृद्धि यहाँ पर बताना है किसको संदर्भित करता है? तो ये संरचना और शारीरिक परिवर्तन को करता है। राइट आंसर 95 नंबर क्वेश्चन, कला में कौन सा तत्व शामिल है? कला में तत्व बताना है, कौन सा तत्व शामिल है? कौशल होता है। 96 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के उपकरण और तकनीक कक्षा आकलन में नहीं आएंगे? किस प्रकार के उपकरण हैं और तकनीक है जो कक्षा आकलन में नहीं आएंगे? तो वो है खेल, ये कक्षा आकलन में नहीं आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भाषा अधिगम का मौलिक कौशल नहीं है? भाषा अधिगम का देखना जो है वो मौलिक कौशल नहीं होता। बोलना, लिखना और अध्ययन करना होता है लेकिन देखना नहीं होता, क्योंकि भाषा कौशल के 4 होते हैं। भाषा कौशल 4 होते हैं आपको, एक बोलना, फिर पढ़ना, लिखना और सुनना, ये चारों होते हैं। बोलना, सुनना, बोलना, अध्ययन और लेखन ये कौशल में सुधार करने के लिए होते हैं। आपको बताना है किस कौशल में सुधार करने के लिए ये होते हैं। और राइट आंसर आपका यहाँ पर भाषा कौशल किस में होते हैं? राइट आंसर जो बनेगा वो भाषा कौशल, क्योंकि सुनना, बोलना, अध्ययन और लेखन ये भाषा कौशल में सुधार करने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99,
एक समावेशी कक्षा की विशेषता क्या होनी चाहिए? समावेशी कक्षा की विशेषता बताना है क्या होनी चाहिए, और 99 नंबर का जो राइट आंसर है वो असहयोगी व्यवहार। ये नहीं होना, क्या नहीं होनी चाहिए? असहयोगी व्यवहार नहीं होना चाहिए। और क्या होनी चाहिए? उसमें स्वागत अभिवृत्ति होता है, माता पिता की भागीदारी होता है और विद्यालय वातावरण भी होता है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का 100 नंबर क्वेश्चन। कौन सी मौलिक प्रक्रिया है जिसमें योजना क्रियान्वयन और मूल्यांकन शामिल है? कौन सी मौलिक प्रक्रिया है जिसमें योजना क्रियान्वयन और मूल्यांकन शामिल है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाता है अध्यापन। वो अध्यापन है जिसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अध्यापन वह मौलिक प्रक्रिया है जिसमें योजना क्रियान्वयन मूल्यांकन शामिल है। कंप्यूटिंग विचारशील एवं अधिगम असंगत विकल्प हैं। तो आज की क्लास जो है यहाँ समाप्त होती है। कैसी लगी आपको ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। और आज की यहीं करेंगे हम इसको समाप्त। और मेरे ख्याल से मैं कल आपको जो क्लास देने वाली हूँ वो आदिकाल की है, और उसमें पूरे आदिकाल का निचोड़ होगा, ज़रूर देखना है आपको, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं पढ़ा है, किसी को ये भी नहीं मालूम कि साहित्य क्या होता है, अगर वे बच्चे भी देखेंगे इसको तो उनका आदिकाल का जो टॉपिक है वो कल वाली क्लास में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उन्हें आदिकाल से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। एक जब आदिकाल और भक्तिकाल खत्म हो जाएंगे इस तरीके से वन लाइनर वाली सीरीज के अंतर्गत, तब मैं आपको वहाँ इनके दोनों के कथन करा दूंगी, आदिकाल के भी कथन और भक्तिकाल के भी। तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं जो पेपर में आया हुआ नहीं होगा। सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, आदिकाल का पूरा निचोड़ होगा। ठीक है, उसको ज़रूर देखना है आप सभी को। चलिएगा, मिलते हैं आगे नई क्लास के साथ में एक। तब तक के लिए बाय बाय।